नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे बंगाल चुनाव पे बात करने के लिए भाऊ तोरसेकर और भाऊ का परिचय मैं कराऊं, ये मेरी क्षमता नहीं है, तो आइए सीधे स्वागत कर लेते हैं भाऊ का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, चरण स्पर्श प्रणाम। भाऊ, बंगाल चुनाव पर आपने विमर्श का जो ट्रेंड सेट किया, मैंने पिछली बार आपसे बात किया था पहले चरण की वोटिंग के पहले बंगाल से लौटने के बाद, तो मैंने कहा भाऊ मैंने ये प्रयास किया कि आपने जितनी भी बातें कही मैं उसको जाके जमीन पर उसका फैक्ट चेक करूं। मैंने ये तक हिमाकत की और आपके सामने मैंने स्वीकारा भी और कहा कि जो जो आपने कहा, चाहे वो भाव गणित की बात हो चाहे अंक गणित की बात हो, वो सबका सब वैसे ही निकला है। और अब 152 की पहले फेज के इलेक्शन के बाद और जब 92% जहां सीजीआई खुश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने तुषार मेहता के साथ आज जश्न मनाने जैसी हालत थी, जबकि एसआईआर पर ही वहां एक एप्लीकेशन लगी हुई है, एक रिट लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, इस बार एसआईआर बिल्कुल सही है और खुशी जताई। क्या है क्या नहीं है, इसका क्या अभी तक हो गया, इस पर आपने जो कहा वो पहले ही आप कह चुके हैं, इसलिए मैं पहले फेज पर उतनी बातें नहीं करूंगा। अब 142 का जो दूसरा फेज बचा हुआ है, हम वहां की बात करेंगे। कल ममता बनर्जी ने 92% मतदान के बाद 3 बातें कही। पहला, उन्होंने कहा मुझे किसी पद की कोई संवरण नहीं है, कोई लालसा नहीं है, मैं कोई पद नहीं चाहती। मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि दिल्ली से भाजपा की सरकार उखड़ जाए। ममता बनर्जी बंगाल छोड़ के अब दिल्ली की बात करने लगी हैं। क्या उन्होंने महसूस कर लिया है कि दूसरे फेज में भी क्या होने वाला है? और जो पहले फेज में दिखा, अमित शाह ने घोषणा कर दी 110 सीट, कह रहे हैं कि 152 में से 110 सीट हम जीत रहे हैं। अब इसके आगे ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी क्या है? वो अचानक अपना पूरा अमला बंगाल कलकत्ता छोड़ के अब वो दिल्ली की तरफ क्यों जाना चाह रही हैं? अपना घर सुरक्षित नहीं और उसके बाद दूसरे ठिकाने की तलाश। ओवर टू यू बाबू, प्लीज। देखिए, एक बात होती है, इंसान बौखलाया जाता है ना तब कुछ भी बोलता है, उसका कोई मतलब नहीं निकालना। उसकी बात क्यों कर रहे हो? मुझे मुझे एक आप बताइए कि राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि ममता ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया? अबे तू अपनी पार्टी की बात करना। अगर तुमने सही काम किया होता तो लेफ्ट फ्रंट के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। अगर कांग्रेस सही काम करती, अगर लेफ्ट फ्रंट सही काम करती तो ममता के लिए दरवाजा खुला नहीं होता। और दूसरी बात है, लेफ्ट फ्रंट से लड़ने के लिए ममता उतावली हो गई थी। अब आप दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता उसको मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कांग्रेस से अलग होकर उसने पार्टी बनाई। तो ममता कौन है? ममता बेसिक कांग्रेस है बाकी। वो लेफ्ट फ्रंट को हराना चाहती थी। तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे? मां के पल्लू पकड़कर नाच रहे थे। तो ये सब बौखलाए, ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। राजनीति बदल रही है, दुनिया बदलती है, हम 21वीं सदी में आ रहे हैं। 46 साल पहले इनके पिताजी ने, शायद 42 साल पहले इनके पिताजी ने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद पहला इंसान है देश का या दुनिया का जो 21वीं सदी की बात कर रहा था। आपको याद होगा, राजीव गांधी ये पहले प्रधानमंत्री थे और शायद के पहले दुनिया के नेता थे जिन्होंने 21वीं सदी की बात की थी। आपको याद होगा। और इनका बेटा अभी भी 20वीं सदी के पहले अटक गया है। अब क्या करोगे? तो ये बात होती है ना, बौखलाया जो इंसान होता है कि कुछ भी करके कुछ नहीं हो रहा है तो वो अनाप शनाप बकने लगता है। तो ममता की हालत वही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने गलती कहाँ की। और जब आप सच्चाई देखना नहीं चाहते तो इसलिए आप सच्चाई से मुकर सकते हो, लेकिन सच्चाई के परिणाम जो है उससे छुटकारा नहीं होता। या क्या बोलते, आयन रैंड नाम की जो लेखिका थी उसका कोट है ये, आप सच्चाई को पीठ दिखा सकते हो लेकिन उसके परिणाम से तो छुटकारा नहीं है। तो ये बात है। अब मुझे बोलिए कि एसआर तमिलनाडु में हो गया, वहां भी 60-70 लाख नाम काटे गए, इधर काटे गए, केरल में काटे गए, असम में, अकेले बंगाल में ये पंगा इतना लंबा क्यों चला है?
तो इसका कारण समझना जरूरी है। मुझे याद नहीं कब की, शायद 15-16 साल पुरानी बात होगी, दिल्ली में जो रेशनिंग की व्यवस्था थी राशन की, उसकी पूरी इंक्वायरी, यानी उस समय का एसआईआर उधर का हो गया राशन का दिल्ली में। तो कई जगह ऐसे बोले कि एक एक दुकान पर 2-2 हजार राशन कार्ड है और उसमें से 5 भी सच्चे नहीं। अवनीश शर्मा नाम के 93 रेशन कार्ड थे एक ही नाम के, एड्रेस अलग अलग लिखे थे, झुग्गी झोपड़ियां थी, उसको कोई नंबर नहीं था। तो इसका कारण ये था, वो पूरे 2000 कार्ड जो थे उसका राशन लेके वो ब्लैक में बेचता था, उसको अरेस्ट हो गए वगैरह, बड़ी केस है वो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो 2000 राशन कार्ड बनाए ही क्यों? क्योंकि वो सरकार का सस्ता धान लेकर, सामान लेकर वो ब्लैक में बेचना था। अब वो काटा गया तो रोएगा कौन? वो राशन का बोगस दुकान चलाने वाला रोएगा ना। तो ममता क्यों रो रही थी पता चला आपको? वो जो राशन का दिल्ली एनसीआर के लिए जो राशन कार्ड के लिए छटनी की गई, उसमें बोगस राशन कार्ड काटे गए, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। और वहां से लेकर आगे जाकर मोदी जी ने तो बोला राशन कार्ड कहीं का भी हो, लेकिन आप अगर जेन्युइन हो तो आपको दूसरे स्टेट में भी राशन मिलना चाहिए, यहां तक गए। तो ममता रो क्यों रही है? क्योंकि उसको मालूम था कि हम जो बोगस वोटर पर धंधा चलाते हैं, वो बोगस वोटर नहीं रहेगा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो वो ममता 3 महीने से रो रही है उसके लिए। अब एक उदाहरण आपको देता हूं। एक स्कूल में, अब स्कूल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। तो आपके क्लास में 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और इंक्वायरी आ गई, एसआईआर वहां का हो गया, और देखा तो स्कूल में तो 75-80 बच्चे बैठे क्लास में, अरे बाकी के कहा है? तो बोलो नहीं, आज कोई बीमार है, किसी की शादी है, कोई ये वो, नहीं 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 नहीं, चेक करो पूरा। तो 15 दिन लग गए, लेकिन चेक किया तो असलियत में देखा कि 20 बच्चे तो बोगस है ही नहीं, इनका कभी जन्म नहीं हुआ ना कभी दाखिला हुआ। लेकिन 20 बच्चों का अनुदान फ्री में खाने के लिए वो स्कूल में उनको दाखिले में दिखाया गया था, अब वो काटे गए। और अगर 75 बच्चे बैठे हैं तो रिकॉर्ड में क्या आ गया? 95% हाजिरी है। ये एक तरीका, बोगस वोटिंग कम हो गया, और जिनको धमकाया जा रहा था वो घर से बाहर निकलकर वोटिंग सेंटर पर आ गए। ये एग्रीगेट वोटिंग जब सामने आ जाएगा ना, तब पता चलेगा। लेकिन उसमें एक फर्क है, एक फर्क ये है कि इसमें बोगस वोटिंग नहीं है, बूथ कैप्चरिंग नहीं है। फिर भी अगर उतना है तो आपको पता चलेगा जो बोगस वोटिंग पर जी रहे थे उनकी तो मौत आ जाएगी, बिल्कुल मौत आ जाएगी। तो ये मैं बोल रहा हूं ना, ये बीजेपी के लिए ऐसे मैं नहीं मानता, ममता को हटाने के लिए ये मेरा, और ये मैं 3 महीने से बोल रहा हूं, लोग बीजेपी को जिताना चाहते, वो बात ही नहीं है। कोई आएगा उससे हमें मतलब नहीं, हमको ममता को हटाना है। आप वो वीडियो देखते हो ना, तो मैंने बार बार बोला है, मैं आपके वीडियो नहीं देखता। जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हो, मैं आपके रिपोर्ट नहीं देखता ना, आपकी सुनता हो। आपके सामने जो होता है, वो बंगाली वोटर हो, तमिली वोटर हो, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसकी चुप्पी भी सुनना चाहता हूँ, उसको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ। एक बहुत सारे 3-4 वीडियो मैंने देखा, वो अभया की बात है ना, वो उसकी माँ, उसको कैंडिडेट बनाया बीजेपी ने, वो घर घर घूम रही है, घर घर घूम रही है। अब वो जाती है तो सामने वाली महिलाएं आकर उससे गले मिलती है, वो महिलाएं रोती है। ये अभया की मां रही रो रही है, उसकी आंखों के आंसू सूख गए। रोता कौन है? जिनको वो मिलती हो रो पड़ते हैं, बच्चियां हो, जवान महिला हो, या अधेड़ उम्र की महिला हो, बुढ़ी महिला हो, वो उसे गले मिलकर रो पड़ती है। तो ये बताता है कि वोटर क्या सोचता है। ये जो बैठकर दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, एम फैक्टर, मुस्लिम,
मां, मुंह, महिला और मुस्लिम ममता का स्ट्रांग होल्ड है, तो वो रोने वाली कौन है? मर्द है वो रत्ना देवनाथ को गले पड़कर रो रहे हैं, वो क्या महिला है या मर्द है? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता? अगर वो महिला को देखकर रो रही है, और इसका बीजेपी ने बड़ा प्रचार किया है, बिल्कुल तरीके से प्रचार किया है, अलग अलग हिस्सों में भी उस अभया की मां को घुमाया है, सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, वहां तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन जहां जहां जाएगी वहां वो जाकर गले मिलती है, तो उस हर महिला को अपनी बच्ची, अपनी इज्जत की चिंता होती है। और फिर से ममता आएगी तो मेरी हालत इससे भी बुरी होगी। ये जो अभया की मां आई है, उसके खून के आंसू भी सूख गए, आंखें सूख गई, क्या मेरी सूखनी चाहिए? नहीं सूखनी चाहिए। तो जवाब क्या है? ममता को हटाओ। इतनी सिंपल बात है, वो देखने की, महसूस करने की जरूरत है, वो किसी ने कहने की जरूरत नहीं है, ना उसने कहने की जरूरत है। तो बस देखो, तो वही तो मैं देख रहा था 3 महीने से, और मैंने आपको बताया था, आपने वहां जाकर वो महसूस किया। मैंने कल शायद अभिषेक या किसी के, हमारे एक 60 साल पुराना एक ड्रामा है मराठी, उसमें एक डायलॉग है, मुझे याद आता है, बहुत बढ़िया डायलॉग है। वो बोलता है कि महिल्याची घाण महिलावरून येते, अत्तराचा फाया नाकाजवळ न्यायला लागतो। ये मराठी है। उसका मतलब ये है, जो मैल होता है उसकी बदबू मीलों से आती है, आप तक पहुंच जाती है, लेकिन इत्र होता है, उसकी जो रुई होती है, कपास होती है, वो कान में रखते हैं, उसको फाया बोलते हैं। वो अगर निकाल कर आप नाक के पास ले जाओ तो सुंदर से खुशबू आती है, वरना वो कान में रहती है, थोड़ी इधर उधर रहती है। लेकिन अच्छी तरह से के सुनना है तो नाक के पास लेके जाना पड़ता है, लेकिन बदबू के लिए वो बात में, बदबू आपके पास पहुंच जाती है। तो ममता गांव गांव में पहुंची है, लेकिन बदबू बनकर पहुंची। ये समझो, टीएमसी का जो मैल है उसकी बदबू गांव गांव जाकर पहुंची है, और उसका रिफ्लेक्शन आपने पहले राउंड में देखा है। बिल्कुल बाबू। और पहले राउंड में मैं चूंकि वेस्ट बंगाल होके आया, सच बताएं तो जिस दिन मैंने करीब 16 तारीख को मैंने वेस्ट बंगाल छोड़ा, तब तक ये था कि टेम्परेचर बिल्कुल बॉइलिंग स्टेज पर पहुंच चुका है, लोग बोल रहे हैं। मैंने भवानीपुर में बात की, आरजी कर पीड़िता की मां जहां से लड़ रही हैं, हम और पुंडिर साहब उस सीट पर भी गए। बड़ी टफ सीट है, बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो जहां से टिकट दिया गया है बड़ी टफ सीट है, 24 परगना के उस हिस्से की सीट है, तो नेचुरल है, वहां पर एक दूसरे तरह की डेमोग्राफी है। लेकिन भाऊ पिछले 5-6 दिनों में, यानी कल जब वोटिंग हुई है उससे 5 दिनों में एकदम से सुनामी आ गई। न सिर्फ वोटर बोलने लगा, क्लियरिटी आ गई, ममता को हटाना है, ये लाउड एंड क्लियर हो गया। ये अचानक 5 दिनों में, चाहे वो प्रवासी लौट लौट के आ रहे हों, वो भर भर के वीडियो बना रहे हैं, बंगाल से वीडियो आने शुरू हो गए। ये अद्भुत दृश्य था, हम महसूस जरूर कर रहे थे, लेकिन सच बताएं तो जो उद्गार फूटा है वो हम भी नहीं एसेस कर पा रहे थे। ये इतना ज्यादा तीव्र जो एक वोकल मामला हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए भी नया है, इसका क्या मतलब है, ये अचानक क्यों हुआ? तब फिर हम चलेंगे जरा दूसरे फेज पर। नहीं नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। देखो, कुकर की सीटी नहीं बज रही है तो पहले गैस बंद कर दो, नहीं तो फटेगा वो सेफ्टी वॉल जो होता है ना, कुकर की सीटी का मतलब क्या होता है? कुकर की सीटी तब बजती है जब अंदर ज्यादा भाप बन जाती है, तो उसको निकालने के लिए सीटी रखी है। अगर वो नहीं बज रही है तो नीचे का गैस बंद कर देते कि भात बने ही ना। तो ये मुझे दिखाई दे रहा था, लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब कुकर की सीटी नहीं बज रही है, इसका मतलब ये फटने वाला है, जो 23 तारीख को फटा। पहले 2 घंटे में 18% वोटिंग हो गई, 4 घंटे में 41% हो गई, 12 घंटे बजे में तक 42। 6 घंटे में आसपास 65 के आसपास पहुंच गया था।
तो मतलब क्या है, कुकर फटने वाला था, मुझे मालूम है। तो ये सिंपल, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स का बात है, ये फिजिक्स की बात है ना, ये पॉलिटिकल। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में फिजिक्स कहां से लाए, ऐसे चुप बैठो भाई, फटेगा तो फटेगा। एक मीडिया ने जो दिखावा पैदा किया, तो आप एक बात समझो, आपकी मीडिया में जो खबरें आती है, उस खबर को ही आप पूरी दुनिया की सच्चाई समझो तो गलत होगा। मुट्ठी भर चावल अगर आपको दिखाए, तो बोरे में सब वही चावल नहीं है, शायद आपको मिलावट करके बताया गया कि मुट्ठी भर चावल में आधे कंकड़ है, इसका मतलब पूरे बोरे में आधे कंकड़ नहीं है, वो खाली करो, चेक करो। तो हम क्या समझते हैं, जो असेसमेंट करने, एनालिसिस करने बैठते, वह हम खबरों पर निर्भर होते। 100% खबरें जो हमारे पास है उसको 100% समझते हैं, वो 2-3% होती है, 5% होती है, 90% उससे अलग है, 90% अलग है। तो हमारे सामने जिसने नमूना पेश किया है, क्या वो मिलावट का है, वो पहले चेक करना जरूरी है। मैं वो करता हूं, मुझे दिखाई देता है कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, मैं पहले मानता हूं कि ये पेश कर रहा है नमूना है, मुझे बोरा खोल के दिखाओ क्या है, क्योंकि चावल दिखाएगा और रख के जाएगा साला गेहूं, वो तो नहीं चलेगा। तो मीडिया में चावल दिखाकर गेहूं बेचना शुरू हो गया था, वो मैं समझ रहा था। जी बिल्कुल, वो और वो इसीलिए समझ में भी आया। ममता का धीरज छूट गया। आप देखो, ममता के शब्द सुनो, उसकी बात सुनो, तो आपको समझ में आता है कि वो बंगाल तो गया है, कोलकाता गया है, अब मैं इसका बदला दिल्ली जाकर लूंगी, ये उसका कहने का मतलब है। अगर मुझे बंगाल से उखाड़ दोगे, मैं दिल्ली आकर तुमको उखाड़ दूंगी, समझे आप? तो कोलकाता कम बचाएगा भाई, दिल्ली तो बात की बात है। मोदी गुजरात उखाड़ने नहीं देता, ये सबक है जो ममता को समझ में ही नहीं आया। जब 2017 में गुजरात धोखे में था, मोदी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद 27 मीटिंगें ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था गुजरात उखड़ गया तो दिल्ली गई उखड़ गई। तो ममता जो बोल रही है ना, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कलकत्ता उजड़ जाने दो, मैं तो दिल्ली पहुंच जाऊंगी, ये पागल जैसी बात है। पूछो आप। बिल्कुल ठीक बात है। और भाऊ अब चलते हैं जरा दूसरे फेज की तरफ। 152 सीटों पर सबकी नजर थी, लेकिन दूसरा फेज भी कोई कम नहीं है, 142 सीटें वहां भी हैं। और कहा जाता है अब तक की परफॉर्मेंस पे कि भाई पहला फेज जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत कड़ी थी और दूसरा फेज जो है वो कमजोर कड़ी है। लेकिन बीजेपी के लिए जो मजबूत कड़ी कही जाती थी, वहां से भी तो 58 सीटें ही आई थी। कौन सी मजबूत कड़ी? तो क्या ये एक जबरदस्ती दो अलग अलग बीजेपी के लिए मैदान बना के रखा गया था, और अब आपको कोई अंतर आता है क्या? पहला फेज क्या, दूसरा फेज क्या, कमजोर कड़ी और क्या मजबूत कड़ी? अब वो सारे बांध टूट चुके हैं और क्या बंगाल एक बार फिर अपने उसी पुराने ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि वो कभी 10-20 विधायकों का अंतर नहीं रखता, जिसको सत्ता से हटाता है। और आपकी बात ध्रुव सत्य है कि बंगाल, मैं तो लगातार आपसे सीख के ये बात कह रहा हूं कि बंगाल कभी भी किसी को सत्ता में लाने के लिए मत नहीं करता, बल्कि सत्ता से हटाने के लिए मत करता है। 25 साल के बाद कांग्रेस के साथ किया, 34 साल के बाद लेफ्ट के साथ किया, 15 साल के बाद वही नंबर इस बार तृणमूल का नजर आ रहा है। तो कहीं आपको पहला फेज में बढ़िया, दूसरे फेज में बीजेपी के लिए नुकसान, अब ये कोई बात रह गई है? कोई अब ये मैटर करता है? अब तो ये क्लीन स्वीप जैसा लगता है अगर बंगाल अपने पहले की तरह बिहेव कर रहा है तो। और ममता खुद कह रही है कि अब हमको किसी पद की लालसा नहीं है। नहीं, इतने पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। यही तो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस होता है ना, उसमें हम बहक जाते हैं। और एक बंगाल ने अभी इतना ऐसा किया नहीं, कौन बोल रहा है? बंगाल में 67 के चुनाव के बाद टूट फूट कर जो एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी, वहां बंगाल एक तरफ नहीं गया था, उसने कांग्रेस को हराया था, लेकिन अल्टरनेटिव कौन था? कोई नहीं था। फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सरकार बनी, वो सरकार बनी थी अतुल्य घोष के अजय कुमार घोष शायद था, या बोस नाम था,
वो मुख्यमंत्री बने थे, वो कांग्रेस से 11 या 12 एमएलए लेकर आए थे और सीपीएम के कुछ 40 एमएलए थे, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं दी थी बंगाल। ये बोलता हूं ना मैं, नमूना एक दिखाते हैं। तो 1.5 साल में वापस बंगाल में मध्यावधि चुनाव हो गए, फिर से वही बात हो गई। 40 वाले 50 वाले ज्योति बसु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और 10-12 बांग्ला कांग्रेस बनाने वाले अजय कुमार बोस थे या शायद घोष थे, मुझे याद नहीं है सही, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, 12 एमएलए। तो अकेले पार्टी को बंगाल चुनाव में कॉल देता नहीं था। 77 में वो हो गया, लेफ्ट फ्रंट को मिला था। और इसलिए मैंने बोला ना, पुराने इतिहास में मत जाओ, पिछले 2-4 साल में 6 साल में क्या हो रहा है। पूरे देश में एक एक राज्य में लोग या तो इसको देते या तो उसको देते, लेकिन डगमगने वाली सरकार नहीं चाहिए, अपने पैरों पर जमकर खड़ी रहने वाली। या तो बीजेपी को दे दो या तो कांग्रेस को दे दो। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, हमने देखा है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। तो ये जो थियरी बोलते ना, बंगाल तो यहां तो देता है, तो बंगाल का, अरे फिर और राज्यों का, बिहार में क्या हुआ है? बिहार में अगर बीजेपी को हराया तो लालू और नीतीश को क्लियर मेजोरिटी दी थी? नहीं दी थी। तो क्लियर देता है, एक दूसरे का तोड़ने में मतलब नहीं रखो। और यही गलती उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की, शरद पवार ने उनका सफाया कर दिया। महाराष्ट्र में 2019 में क्लियर मेजोरिटी युति को दी थी, अलायंस को। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए भाग गए। 5 साल के बाद वोटर ने क्या किया? उनका ही सफाया कर दिया, जो तोड़ने वाले थे। और बीजेपी और उनके जो टूटकर आई हुई शिवसेना, इनको बहुत बड़ा भारी मोहलत देते। तो बंगाल में वही होने जा रहा है, ये समझना जरूरी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात जो आप बोल रहे हो ना, कि ये तो पहला स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का और ये कमजोर कड़ी है वगैरह वगैरह, ये सब होता है टीवी चैनल का, टीवी पर के जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है ना, उसका परिणाम पॉलिटिकल एनालिस्ट पर बहुत हो गया। कमजोर कड़ी कौन वगैरह। अब देखिए, आपके सामने 1 साल पहले पहलगाम की घटना हुई थी। उसके बाद क्या करेगा भारत सरकार, मोदी क्या करेगा, कहां गई 56 इंच की छाती, पूछा जा रहा था। 6 और 7 मई के रात को हमारे ब्रह्मोस निकले और पिन पॉइंटेड टेररिस्ट जहां छावनियां थी, उनके अड्डे थे, उनको ही डैमेज किया, बाकी क्या नहीं। ना पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया। कहां हमला किया, क्या तहस महस किया? जैश का, तोयबा का, मुजाहिदीन का, हिजबुल का, उनके जो अड्डे थे वो ध्वस्त किए, ना कि मिलिट्री आर्मी के किए। उसके बाद जो बोले अब देखते हम क्या करना है, जो मुनीर फुनीर बोलने लगे ना, तो मोदी कुछ बोले नहीं बोले। 3 दिन बाद 9 और 10 के मई के रात को देर आर्मी हवाई अड्डे, आर्मी इंस्टॉलेशन सब ध्वस्त कर दिया। तो सिंदूर भी 2 फेज में था, बंगाल 2 फेज में है। इसमें आसान जो था वो हो गया। अब जो मुश्किल है वो दूसरा ऑपरेशन, और डायरेक्टली आर्मी के इंस्टॉलेशन पर हमला था। अब ममता अगर दुश्मन है बीजेपी की, तो वो उनकी आर्मी जहां बैठी है वहां अब हमला होगा। ये जो छुपे हुए थे, वो जो टेररिस्ट होते हैं वो बस्ती में छुपे हुए थे ना, रिहायशी में। तो ये पहला फेज था, वो ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज, पहला भाग था। दूसरा भाग जो है वो अब होगा 29 को। तो ये सिंबॉलिक है, लेकिन वो देखने की नजर चाहिए। मुश्किल था कि देखो हमने क्या दिखाया कि हमको लड़ना नहीं है, हमको नुकसान नहीं करना है, हमको डैमेज नहीं करना है, हमको जिनकी तकलीफ है उस टेररिस्ट पर हमला किया है। अगर पाकिस्तान को मस्ती है तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं।
तो अब बच्ची कुची ममता अगर दिल्ली उखाड़ने की बात कर रही है तो पाकिस्तान भी अमृतसर ध्वस्त करने की बात कर रहा था, ये भूलो मत। ममता मुनीर की भाषा बोल रही है, ममता शाहबाज शरीफ की भाषा बोल रही है, तो हालत क्या होगी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस क्या है? जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो संजय दीक्षित हो या ओमकार चौधरी, उनके पॉडकास्ट में मैंने बोला था इस चुनाव में बंगाल के लिए ब्रह्मोस लगाए जा रहे हैं। कहां लगाए जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो ब्रह्मोस छूटे और अब ध्वस्त करते जा रहे हैं। तो ये आपको लगेगा भाऊ क्या मजाकिया बोलता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं सरकास्टिक को नहीं, मैं उस रणनीति को इस रणनीति से कंपेयर करके देखता हूं, तो उसमें आसान जवाब निकल आते। मैं पॉलिटिकल थियोरी में फंस जाऊंगा तो जंजाल से निकलने वाला नहीं। मुझे अगर समझना है, दूसरों को समझाना है, तो पहले मुझे समझना जरूरी है, और जितना मैं समझने की कोशिश करता हूं तो उसके लिए आसान उदाहरण ढूंढ लेता हूं। और इसलिए ये देखो कि फेज 1 फेज 2 ऑपरेशन सिंदूर में भी फेज 1 फेज 2 मामला खत्म। इतना कमजोर करके रखा है कि पाकिस्तान जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता, ना बात कर सकता है ना। बिल्कुल। हवाई अड्डे अभी भी डैमेज हुए, वो दुरुस्त नहीं कर पाए। तो इस चुनाव के बाद ममता का क्या डैमेज होने वाला है वो सोचो। मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक नाम का एक मिथक है वो खत्म हो जाएगा। ये भारत की डेमोक्रेसी जो 50-60 साल से चल रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे पास मुस्लिम वोट बैंक है, उसकी आखिरी ब्रांच बंगाल में है। वो दिल्ली में खत्म हो गई, बिहार में ध्वस्त हो गई, आसाम में सुपड़ा साफ हो गया। बची एक ब्रांच है मुस्लिम वोट बैंक की, वो वहां है। और दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक खड़ी हो चुकी है। जो आप बंगाल में देख रहे हो ना, वो बीजेपी नहीं कर रही है, वो ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, हिंदू कर रहा है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। वो अभया की माँ घर घर रो रही है, तृणमूल मिट्टी में जा रही है, मानुष जाग रहा है। ममता को यह पता नहीं चला कि माँ माटी मानुष का मतलब क्या होता है। हिंदू उसको दिखा रहे हैं कि माँ क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है, और मानुष जागता है तो क्या होता है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल भाव। और ये बंगाल को जिसने भी महसूस किया है वो साफ दिखाई देता है। अब सारी बाउंड्रीज टूट चुकी हैं। सेकेंड फेज की बात ही नहीं करनी। आपने जो ऑपरेशन सिंदूर के उस बिंब को यहाँ पर खींचा है वो बिल्कुल साफ बताता है कि न कोई पहला फेज था न कोई दूसरा फेज था। दरअसल बंगाल एक दूसरे रास्ते पर निकल के चल पड़ा है और ये बंगाल का निर्णय है। भाव, आपने जिस तरीके से पहले फेज को डिकोड किया और महीनों से आप डिकोड करते आए, सेकेंड फेज आप देख रहे हैं आपके सामने, उसको भी आपने डिकोड कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब बंगाल पर इससे तथ्यात्मक और इससे ज्यादा वैचारिक कोई और बात हो सकती है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि भाव के साथ मैं एकात्म होकर सुनता हूं, आप सब भी एकात्म होकर सुनते हैं। तो सेकेंड फेज से पहले एक बार भाव से और बात करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा संकोची व्यक्ति हूं, भाव को कम डिस्टर्ब करता हूं। लेकिन जो ज्ञान सूत्र भाव ने दिया है वो सारी चीजें हो रही हैं। मैंने तो यहाँ तक हिमाकत की कि मैं क्रॉस चेक करके चला आया और मैंने लौट के भाव को वीडियो पे बताया, भाव आप जो जो कह रहे थे वो मैंने जाके बंगाल में चेक किया और वो सारी चीजें सही है। उम्मीद है दर्शकों कि आज की चर्चा आपको सार्थक लगी होगी। अगर सार्थक लगे तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ऐसे ही दबा के रखिए ताकि